मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहां के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। उसका शरीर एकदम बेजान लग रहा था। उसी इमरजेंसी रूम के बाहर खून से लथपथ 2 और फौजी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म में हैरान परेशान दिख रहे थे। शायद वो डॉक्टर्स के बाहर निकलने के इंतजार में थे। जैसे जैसे ऑपरेशन का वक्त बीत रहा था, उन जवानों की हालत बद से बदतर हो रही थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। दोनों फौजी और उनके कुछ साथी डॉक्टर्स की तरफ दौड़े। क्या वो ठीक है? सबने एक साथ कहा। 4 डॉक्टर्स वहां से सिर हिलाते हुए निकल गए, जबकि एक डॉक्टर वहीं रुककर उनके सवाल का जवाब देने लगे। हाँ, हमने उसे बचा लिया। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फौजियों के चेहरे खिल उठे। सबको राहत की सांस आई, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है और इसे वीक बना रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। वीक होने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? दरअसल केमिकल पूरे शरीर में फैल गया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस केमिकल का उसके शरीर पर क्या असर होगा, लेकिन इसका असर घातक भी हो सकता है। इसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। देश के ऐसे जाबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है, डॉक्टर ने निराश होकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी और उनके साथी शॉक्ड थे। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। कुछ ही पल में उसके दस्ताने से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। सब मेरी गलती है। शिट! कबीर ने मुझसे कहा था, ये सब मेरी गलती है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। और ये ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। फॉलो ऑर्डर्स, ये 2 शब्द तुम्हारी बुद्धि में नहीं आते क्या? मैं बस जीत की खुशी में वहां से कुछ लेना चाहता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहां कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, आखिर वहां हुआ क्या था? बताओ मुझे। दूसरे फौजी ने दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा, और जब विशाल वहां से कुछ लेने गया तो तभी एक साइंटिस्ट वहां उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल पर अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर ने विशाल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाओगे तुम? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूँ। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं। जाओ अंदर जाओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं, डॉक्टर ने दोनों को चुप कराते हुए कहा। जिसकी बात सुनकर दोनों फौजी हिम्मत करते हुए कबीर के कमरे के अंदर तक गए। क्या वो अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकता है? टीम इंस्ट्रक्टर ने सीनियर ऑफिसर से पूछा। सीनियर ऑफिसर का जवाब झिझक भरा था। ये मिशन तो ठीक गया और हमने उनका रिसर्च बेस भी खत्म कर दिया, लेकिन डॉक्टर की माने तो कबीर अब फिजिकली उतना काबिल नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही लेते हैं। वैसे इतना भी निराश होने की बात नहीं है, अभी उसकी ताकत की टेस्टिंग भी होगी। और तुमने तो 3 लोगों का नाम दिया था ना मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, उनमें से 2 मिशन पास कर चुके हैं, तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना तय है। टीम इंस्ट्रक्टर सीनियर ऑफिसर की बात से खास खुश नहीं था। उसी वक्त विशाल, जो कि कमरे के दरवाजे से चिपक कर इनकी सारी बातें सुन रहा था, वो रो पड़ा। दूसरा फौजी भी इस बात को समझ गया था। वो कबीर को कंबल उठाते हुए उसी के बगल में बैठ गया। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं, कहता भी क्या।
आखिर उसने विशाल को इस बात पर पहले ही 2 थप्पड़ लगा दिए थे। अगले दिन कबीर फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के बाहर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहा था। विशाल भी उसी के साथ शांत खड़ा था। क्या होगा अगर रिजल्ट की वजह से तीनों अलग हो गए? इन 3 लोगों की टोली आर्मी के ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही थी। अगर कबीर चला गया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तभी एग्जामिनेशन रूम से एक आदमी हाथ में फोल्डर लिए कबीर की तरफ आया और उसने कहा, रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सुनना चाहोगे? आखिर कबीर था तो फौजी ही। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने कहा, जरूर सर। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। तुम्हारी पावर, स्पीड, ताकत, हर चीज में बहुत बड़ी गिरावट है। कबीर सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक था और अब उसकी ताकत और तेजी दोनों ही किसी आम आदमी जितनी ही हो गई थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता पाए कि अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद भी कबीर के चेहरे पर हंसी ही थी। लेकिन एक फौजी की हंसी के कई मतलब होते हैं। सबके जाने के बाद विशाल से रुका नहीं गया और वो वहीं पर रोने लगा। कबीर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अपना ध्यान रखना सीखो, अब तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने वाले हो। और याद रखना, वहां तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहां तुम अपने मन की नहीं चला सकते। कबीर, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी है, विशाल ने रोते हुए कहा। कबीर विशाल को शांत कराते हुए सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। विशाल की आंखों में दुख और निराशा दोनों ही थी। तभी जाते हुए कबीर को अपनी टोली का तीसरा फौजी दिखा और उसने उससे कहा, मेहनत करना और मेरी नाक मत कटाना। ये सुनकर ऋषभ ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंतजार करूंगा दोस्त। कुछ ही शब्दों में ऋषभ ने अपना भरोसा कबीर को जाहिर कर दिया। कबीर ने ऋषभ से अलविदा कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां उसे अपने सामान भी पैक करने थे। कबीर के उसूल पक्के थे। वहां और रुककर वो अपने साथियों का दुख बढ़ाना नहीं चाहता था। आखिर में कबीर ने अपनी फौजियों की टोली वाली फोटो बैग में रखी और वहां से चला गया। टीम इंस्ट्रक्टर के ऑफिस में कबीर अब पहुंच चुका था। कबीर, मैं चाहता हूं कि तुम रुको। तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ एज अ टीम इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हो। सर, मैं अब एक ब्रेक लेकर कुछ समय एंजॉय करना चाहता हूँ। कबीर ने हंसते हंसते कहा, वैसे भी आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं मिलिट्री में सिर्फ अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन तुम अब भी बहुत अच्छे फौजी हो, लेकिन बेस्ट नहीं रहा सर। कबीर की ये बात सुनकर टीम इंस्ट्रक्टर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। उसने कबीर को उसका रेफरेंस लेटर दिया और कहा, मैं जानता हूं तुम वापस आओगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में पोजीशन पक्की करवा ली है और वो तुम्हारे घर के पास ही है, दिल्ली में। जिसे सुनकर कबीर ने टीम इंस्ट्रक्टर को थैंक यू बोलकर सलामी दी और अपने रास्ते चला गया। वो विशाल और अपने साथियों को और गिल्ट में नहीं देखना चाहता था। सभी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग के लिए बहुत मेहनत की थी और वो भी कई सालों तक। वो नहीं चाहता था कि उसके साथी उसकी वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो छोड़ दें। कबीर के पिता राजवीर शेखावत उसके बचपन से ही रोल मॉडल रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता का भी सपना था। वो अभी तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन ये उसके आर्मी करियर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत की शंखनाद है। कबीर MIB के लिए वापस आएगा। कबीर के अंदर का फौजी सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उसे अपना सपना छोड़ने नहीं दे सकता था। जैसे ही कबीर मिलिट्री कैंप के गेट तक पहुंचा, उसने एक आखिरी बार अपने बेस कैंप की ओर जी भर के देखा। उसने इस जगह पर अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन लम्हे बिताए थे। तभी अचानक कबीर की नजर सड़क के किनारे लगी हुई होर्डिंग पर गई, जिस पर एक फिल्म का पोस्टर लगा था। फिल्म के पोस्टर में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के गेटअप में थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कबीर को ही घूर रही हो। ये देखकर तुरंत कबीर की आंखों की पुतलियां फैल गईं, जिसे टीम इंस्ट्रक्टर ने तुरंत ही पढ़ लिया। ये तो फेमस एक्ट्रेस जेनिफर है ना? तुम जानते हो इसे? टीम इंस्ट्रक्टर ने पूछा। जानना शब्द कबीर और जेनिफर के रिश्ते के लिए एक अंडरस्टेटमेंट था।
ये सवाल सुनकर कबीर के जहन में मानो यादों का जैसे एक तूफान सा आ गया और वो टीम इंस्ट्रक्टर के सवाल का जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गया। क्या कबीर एमआईबी में वापसी कर पाएगा? कैसी रहेगी उसकी एमआईबी के बाद की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये शो। कबीर नशे में धुत था। वो टेबल पर अपना सिर रखे ऐसे पड़ा था जैसे उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। काफी देर तक उसे उठाने के जद्दोजहद के बाद भी जब बारटेंडर से कुछ ना हो सका तो वो कबीर का फोन ढूंढने लगा। लेकिन कबीर का वजन बारटेंडर से अकेले झेला नहीं जा रहा था। इसीलिए बारटेंडर ने पास के लोगों को बुलाकर उनसे हेल्प मांगी और फिर जैसे तैसे कबीर की जेब से उसका फोन निकाला। कबीर के फोन में इमरजेंसी नंबर वाइफ के नाम से सेव था। बारटेंडर ने उस नंबर पर फोन मिलाया। काफी घंटी बजने के बाद आखिरकार किसी ने फोन उठाया। फोन की दूसरी साइड से किसी लड़की की आवाज आई। हेलो। उसकी मीठी और सॉफ्ट आवाज सुनकर बारटेंडर 2 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 मिनट रुकने के बाद बारटेंडर ने कहा, क्या आप इस फोन के मालिक की वाइफ हैं? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बारटेंडर ने फिर से पूछा, हेलो, आप इन सर की वाइफ हैं? आखिर कबीर इस हालत में कैसे पहुंचा? कौन है वो लड़की जिसका नंबर उसने वाइफ के नाम से सेव कर रखा था? दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन ना कर पाने की वजह से कबीर बहुत निराश था। साथ ही उसकी ताकत और तेजी भी उसके बाकी साथी फौजियों से कम हो गई थी। वो अपने साथियों के सामने रोना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने मिलिट्री कैंप छोड़ दिया था। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी। उसने मन में सोच लिया था कि अब उसके पास सिर्फ घर जाकर बेहतर होने का ही रास्ता बचा है। दिल्ली वापस आकर कबीर ने क्लब में जाने का सोचा। तेज म्यूजिक और लोगों के शोर के बीच कबीर अपने आप में ही खोया हुआ था। वो अकेले बैठा हुआ ग्लास पे ग्लास पिए जा रहा था। उतनी ही देर में एक लड़की उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ऐसी जगह पर अकेले बैठे रहने वाले आदमी कम ही देखने को मिलते हैं, उस लड़की ने कहा। कबीर उसको इग्नोर करता हुआ अपनी ड्रिंक पी रहा था। उस लड़की को कबीर का अटेंशन न मिलना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कबीर की 6 फुट 3 इंच की हाइट और चौड़े कंधे उसको क्लब में मौजूद बाकी सारे लड़कों से अलग बना रहे थे। शायद उस लड़की को कबीर की यही चीजें इतनी पसंद आ गई थी कि उसने कबीर से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर उसने उसे फिर से इग्नोर कर दिया। सुनिए, इसे एक और ड्रिंक दे दीजिए मेरी तरफ से, उस लड़की ने बारटेंडर से कहा। जैसे ही बारटेंडर ने ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा, उस लड़की ने मौके का फायदा उठाकर ग्लास में एक गोली डाल दी। मगर कबीर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने कहा, मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी है कि अंधा हो जाऊं। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, कबीर ने चिल्लाकर कहा। वो लड़की कबीर के चिल्लाने से कांप उठी और शर्म के मारे वहां से चली गई। शहर में आज कपूर एंड सन्स एंटरटेनमेंट कंपनी की एक पार्टी चल रही थी, जिस पार्टी में कई खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन सबकी नजर जेनिफर पर थी। जेनिफर ने आज एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे की नूर को और बढ़ा रहे थे। उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। पार्टी के सारे मर्द सिर्फ उसकी ही सुंदरता को निहार रहे थे, और तो और सारी औरतें भी अंदर ही अंदर जेनिफर की तरह ही बनना चाहती थीं। सब जेनिफर को सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि वो सुंदर थी। जेनिफर को हाल ही में बॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरस्टार का अवार्ड मिला था और वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक कमाल की सिंगर भी थी। जेनिफर के डैडी देश के टॉप बिजनेसमैन में शुमार हैं और उसकी मॉम अपने समय की बेस्ट इटालियन मॉडल रह चुकी हैं। इसीलिए जेनिफर में इंडियन डैड और इटालियन मॉम दोनों की खूबियां थी और बस यही चीज उसको बाकी सारी एक्टर्स से अलग बनाती थी। पहले तो वो कबीर का फोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन बारटेंडर की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। फोन काटने से पहले उसने बारटेंडर से पूछा, आप मुझे अपनी जगह का एड्रेस बताएंगे? जी मैम, ग्रैंड प्लाजा कनॉट प्लेस।
उसके इतना कहते ही जेनिफर ने फोन रख दिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कहा, कार लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। ये सुनते ही असिस्टेंट ने गाड़ी की चाबी उठाई और जेनिफर को पार्टी की भीड़ से छुपाकर गाड़ी की तरफ ले गई। ग्रैंड प्लाजा क्लब की ओर चलो, जेनिफर ने कहा। मैम, काफी नए एक्टर्स आपसे मिलने के लिए आए थे, हम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गए? असिस्टेंट ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तुम उसे पार्टी कहती हो? मैं तो वहां पर बोर हो रही थी। जेनिफर खिड़की से बाहर चमकते आसमान को देख रही थी। तभी उसकी असिस्टेंट ने पूछा, मैम, काफी देर हो गई है, हम इस टाइम क्लब क्यों जा रहे हैं? जेनिफर ने इस बात का जवाब नहीं दिया और आसमान को ही निहारती रही। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी ग्रैंड प्लाजा क्लब तक पहुंच गई। वो जगह जेनिफर के लायक नहीं थी। अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार उस क्लब में आ जाती तो हंगामा होने में देर नहीं लगती। इसी वजह से जेनिफर ने खुद ना जाते हुए अपने असिस्टेंट को क्लब के अंदर जाने को कहा। कीर्ति, तुम अंदर जाओ और अंदर से कबीर शेखावत नाम के इंसान को लेकर बाहर आ जाओ। कीर्ति काफी सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने इस समय जेनिफर की बात बिना किसी सवाल के ही मानना सही समझा। वो अंदर गई और थोड़ी ही देर में कबीर को लेकर बाहर आ गई। कबीर नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कैसे भी करके कीर्ति उसे बाहर तो ले आई, लेकिन कबीर को गाड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल था। और आखिरकार कबीर को गाड़ी में बैठाने के लिए जेनिफर को गाड़ी से बाहर आना पड़ा। जैसे ही जेनिफर और कीर्ति ने कबीर को गाड़ी में बिठाया, जेनिफर ने तुरंत कीर्ति से कहा, घर की ओर चलो। मैम, ऐसे किसी अनजान आदमी को अपने घर ले जाना सही है क्या? कीर्ति ने पूछा। उसे चिंता थी कि अगर कोई देख लेगा तो कल के अखबार में कुछ भी छप सकता है। जल्दी चलो, जेनिफर ने सख्त आवाज में कहा। कीर्ति ने गाड़ी शुरू की और घर की ओर ले ली। कीर्ति के मन में तब से कई सवाल उठ रहे थे और आखिरकार उसने जेनिफर से पूछ ही लिया, मैम, ये आदमी है कौन? मैंने इसको आपके साथ पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा पति है, जेनिफर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, लेकिन सिर्फ नाम का। ये सुन के कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन आप तो सिंगल हो। ये शादी बचपन में हमारे माँ बाप ने तय कर दी थी। उस टाइम मैं मना नहीं कर पाई। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हम कभी साथ नहीं रहे। हमारी नजरों में देखा जाए तो ये शादी है ही नहीं, जेनिफर ने जवाब दिया। ये सुनकर तो किसी के भी मन में 100 सवाल उठते, क्योंकि जेनिफर सिर्फ 23 साल की थी। कीर्ति अपने बॉस के साथ 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन उसने आज तक उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सुना था। और अगर खबर मीडिया को पता चल गई तो? और फैंस का क्या? उन सबका तो दिल ही टूट जाएगा। और अगर ये खबर फैलने से जेनिफर का करियर खत्म हो गया तो? कीर्ति के मन में ऐसे ही सवालों की बहार आई हुई थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ सिंगल एक्टर से स्टार बन पाते हैं, और अगर लोगों को पता चल गया कि जेनिफर शादीशुदा है तो फिर उसको ना तो फिल्म्स मिलेंगी और ना ही कोई अवार्ड। जेनिफर ने कीर्ति के मन की बात समझ ली थी और उसने कीर्ति से कहा, कोई डरने की बात नहीं है। हमने इस बात को 3 साल से छुपा के रखा है और मुझे भरोसा है आगे भी ये बात राज ही रहेगी। अगली सुबह कबीर भारी सिर के साथ जगा और उठते ही उसने खुद को एक अजनबी सी जगह पर पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ इस जगह कैसे आ गया। उसने हैरान होकर अपने आसपास देखा और पिछली रात हुए इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करने लगा। क्या उस लड़की ने क्लास में दवाई मिला दी थी? क्या उसी की वजह से कबीर बेहोश होकर इस जगह पर पहुंच गया? लाख सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई थी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसे जेनिफर आती दिखी। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके बाल एक चोटी में कैद थे। जेनिफर ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और कबीर से पूछा, तुम पहले भी यहाँ आए थे, याद है? तो ये तुम्हारा घर है? कबीर को चैन की सांस आई। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे परेशान किया। ये बोलकर कबीर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। थोड़ा पानी तो पी लो, जेनिफर ने कबीर से कहा और दूसरे कमरे में चली गई।
उस कमरे में एक बहुत बड़ा पियानो था। जेनिफर उस पियानो के सामने बैठकर एक अनसुनी धुन बजाने लगी। शायद वो धुन उसके नए एल्बम की थी। कबीर पानी पीकर अब निकलने की तैयारी में था। तभी पियानो पर बैठी जेनिफर ने बिना कबीर को देखे कहा, अभी निकलोगे तो मीडिया वाले तुम्हें नीचे देख लेंगे। हमारी शादी की खबर अगले दिन के अखबार में मिलेगी। ये सुनते ही कबीर शांति से सोफे पर बैठ गया। उसी के साथ जेनिफर की असिस्टेंट कीर्ति भी उसी सोफे पर बैठ गई। मैं यहाँ पर सिगरेट जला सकता हूँ? कबीर ने जेनिफर से पूछा। जेनिफर बिना कुछ जवाब दिए अपना पियानो बजाती रही। उसकी धुन बहुत ही नई और सॉफ्ट थी। कबीर ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जेनिफर के म्यूजिक और सिगरेट के धुएं से कबीर का सिरदर्द अब जैसे गायब हो गया था। जेनिफर अपनी धुन को कंप्लीट करके उठी और कबीर से पूछा, तुम्हारी आर्मी से छुट्टी हो गई? एक तरीके से हाँ, कबीर ने जवाब दिया। अब मैं यहीं दिल्ली में ही काम करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। हम जैसे पहले अनजानों की तरह रहते थे वैसे ही रहेंगे। कबीर ने सिर हिलाते हुए आगे कहा, ये बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। तो तुम यहाँ दिल्ली में करोगे क्या? जेनिफर ने पूछा। मेरे आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने यहाँ मेरे लिए बात करके रखी है। शुरुआत में छोटे मोटे पुलिस के काम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आर्मी में वापस जरूर जाऊंगा। कबीर की बात सुनकर जेनिफर ने सिर हिलाया और फिर अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने में लग गई। कबीर को पता था कि जेनिफर अंदर ही अंदर उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। आखिर वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते थे। इस शादी की वजह से जेनिफर को अपने कई सपने छोड़ के दिल्ली आना पड़ा था कबीर की बीवी बनने के लिए। मैंने तुम्हारे पापा को काफी बार समझाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगा। अगर तुम आगे जाकर किसी और से भी शादी करना चाहो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर हमारी शादी की खबर सबको पता चल गई तो तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे पापा से हमारे डिवोर्स की बात कर लूंगा। कबीर की बात सुनकर जेनिफर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट पर थी। साइड में बैठी कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि जेनिफर जैसी लड़की की शादी कबीर जैसे इंसान के साथ कैसे हो सकती है। उसने हमेशा जेनिफर को किसी अमीर या बड़े आदमी की बीवी बनते हुए सोचा था, ना कि किसी पुलिस वाले की बीवी। कीर्ति के दिमाग में कबीर को लेकर शक बैठा था। उसको कबीर जेनिफर के करियर के लिए खतरा लग रहा था। आखिर जेनिफर बॉलीवुड की टॉप स्टार थी और कबीर एक पुलिस वाला। ये सब सोचकर कीर्ति ने कबीर के सामने एक अग्रीमेंट की कॉपी रख दी। ये देखकर कबीर ने उससे पूछा, ये क्या है? कीर्ति ने जेनिफर की तरफ देखते हुए कहा, मैम ये आपके लॉयर ने भेजा है। ये देखते ही जेनिफर को अचानक से गुस्सा आ गया। सर, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैम के करियर को लेकर हम लोग कोई खतरा नहीं ले सकते। ये एग्रीमेंट आपको अपने और जेनिफर मैम के बीच के रिश्ते को किसी से भी बताने से रोकेगा। इसमें लिखा है कि आप कभी भी जेनिफर मैम की लाइफ और उनके करियर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कीर्ति ने कबीर से कहा तो अचानक से जेनिफर गुस्से में चिल्लाई, कीर्ति! मैम, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस टाइम आप हमारी कंपनी की नंबर 1 स्टार हैं। अगर आपकी शादी की खबर मीडिया में जाती है तो आपका करियर खत्म हो सकता है। आपकी उम्र वापस नहीं आएगी मैम। इस टाइम आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। कबीर को कीर्ति की बात सुन के हंसी आ गई और उसने कहा, हमारे बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैटर जेनिफर और मेरे बीच का है और मुझे भी उसके करियर की बहुत चिंता है। ना मैंने पहले कभी किसी को बताया है कि मैं जेनिफर का पति हूँ, ना आगे बताऊंगा। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी उसके करियर के बीच नहीं आऊंगा। इतना कहकर कबीर जेनिफर के घर से चला गया। कीर्ति को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने जेनिफर से कहा, मैम, हम उसकी बात पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते।
अगर वो ये अग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो वो आगे जाकर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। जेनिफर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो फिर से अपना पियानो बजाने लगी। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने अपनी शादी की बात कंपनी को बताई क्यों नहीं? अगर वो साइन नहीं करेगा तो फिर कंपनी आपके प्रोजेक्ट्स पर पैसा कैसे लगाएगी? जेनिफर बहुत ही शांति से एक दूसरी धुन बजा रही थी। उसे कीर्ति के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने म्यूजिक में मगन थी। जैसे ही उसने अपना गाना खत्म किया, वो कीर्ति की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, कीर्ति, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है मैम? मैंने आज तक आपसे ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। आपसे दुनिया के अमीर से अमीर लड़के मिलना चाहते हैं। आपके साथ एक डेट पर जाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी को भी अपने आसपास आने नहीं देती। इससे साफ पता चलता है कि आपकी कितनी वैल्यू है मैम। मगर क्या तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? वो 3 साल से मेरा पति है, लेकिन उसने आज तक किसी को नहीं बताया, ना ही मुझे कभी किसी चीज से रोका। मेरे हिसाब से वो इंसान अपनी बात का पक्का है। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी आदमी मेरा पति होकर मुझसे दूर रह सकता है? नहीं ना? लेकिन वो 3 साल तक मुझसे दूर रहा और आगे भी रहेगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति अब चुप हो गई। उसे जेनिफर की बातों में दम तो लगा, क्योंकि अगर कोई और होता तो अब तक जेनिफर का पति होने के बाद दुनिया को बता चुका होता। लेकिन मैम, कहीं अगर वो आपके और सक्सेसफुल होने पर वापस आ जाए तो? कीर्ति का सवाल सुनकर जेनिफर एकदम से चौंक गई। क्या सचमुच जेनिफर की जिंदगी में वापस आ जाएगा कबीर? जेनिफर के घर से निकलने के बाद कबीर अपने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला गया। उसकी बालकनी से आधे से ज्यादा शहर दिखता था। थोड़ी देर में उस बिल्डिंग का मैनेजर आया और कबीर के हाथों में एक रिपोर्ट थमा दिया। ये हमारे गेस्ट की लिस्ट है जो यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। हमने आपके लिए सारे कागज उनकी डेट और पूरे डेटा के साथ मेंटेन करके रखी है, ताकि आपको हमारे ऊपर पूरा भरोसा रहे। हमारे बॉस को आपकी प्रॉपर्टी से बहुत फायदा होता है। आपने हमारी छोटी सी कंपनी पर इतना भरोसा किया, उसके लिए धन्यवाद। कबीर ने अपने सिगरेट का एक कश लिया और सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले रहा हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मैनेजर को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। मुझे सिर्फ टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं कुछ समय दिल्ली में रहूंगा और ये फ्लोर मुझे अपने लिए चाहिए। कबीर सिगरेट को साइड करते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मुझे और मेरे बॉस को तो लगा था कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले हैं। मैं बिल्डिंग संभालने की सिरदर्द लेने के लायक नहीं हूँ। आप प्लीज टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों से बात कर लीजिए। उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना उनको देकर बोल दीजिए कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कबीर ने स्माइल करते हुए कहा। कबीर की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इस बिल्डिंग की डिमांड है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग पैसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। मैनेजर के जाने के बाद कबीर भी अपना रेफरेंस लेटर लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। कबीर की आर्मी में पोजीशन काफी अच्छी थी। वो इतना तो काबिल था ही कि उसको एक लोकल पुलिस स्टेशन में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाए। कुछ देर बाद कबीर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना रेफरेंस लेटर स्टेशन के इंचार्ज को थमा दिया। उसका लेटर पढ़कर इंचार्ज ने तुरंत ही उसे उसकी यूनिफॉर्म दे दी और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड और तुम्हारा बैच नंबर। अब से तुम मेरे साथ काम करोगे। हमारा एरिया यहाँ से शहर की नदी तक का है। यस सर, कबीर ने इंचार्ज को सलामी देते हुए कहा। तुम 3 साल से शहर से दूर हो। ये शहर काफी बदल चुका है और हमारा एरिया बाकी शहर से काफी अलग है। तुम्हें गन चलाने के लिए पहले लाइसेंस लेना होगा, और जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं आता तब तक तुम हमारे साथ ही पेट्रोलिंग करोगे। और तुम्हें शहर के रास्ते याद तो है ना? इंचार्ज ने कबीर को समझाते हुए पूछा। हाँ सर, मैं 3 साल दूर तो जरूर था, लेकिन बड़ा यहीं तो हुआ हूँ। मुझे सारे रास्ते याद हैं, कबीर ने हंसते हुए कहा।
3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। हमारा देश तरक्की पर है और हर साल बदल रहा है। और दिल्ली तो है भी बहुत बड़ा शहर। यहाँ पर दूर दूर से लोग काम करने आते हैं। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही थकाने वाला होता है और हमारा पूरा दिन कानूनी दांव पेंच में निकल जाता है। रात में तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। एकदम सही कहते हैं लोग, दिल्ली रात को भी नहीं सोती। एक तरीके से कहूँ तो ये शहर नहीं महफिल है जहाँ हमेशा चमक धमक रहती है। और इसी चमक धमक के बीच कुछ लोग गलत काम को अंजाम देते हैं जिसे हमें रोकना है। वैसे ये जॉब है तो काफी मुश्किल, लेकिन सैलरी और सरकारी फायदे बहुत हैं। अच्छा काम करोगे तो बहुत ऊपर तक जा सकते हो। कबीर ने इंचार्ज की बात ध्यान से सुनी और काम शुरू करने की परमिशन ले ली। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद कबीर अपने आप को शीशे में देखकर हंसने लगा और खुद से बातें करने लगा। पुलिस हो या आर्मी, मेरा काम तो सिर्फ देश के काम आना है। और ये कुछ ही दिनों की तो बात है। थोड़े ही दिनों में मैं वापस मेहनत करके आर्मी में चला जाऊंगा। जल्द ही मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करके दिखाऊंगा। अपनी यूनिफॉर्म और हैट पहनकर कबीर स्टेशन के हॉल में पहुंच गया। इंचार्ज उसे बाकी पुलिस वालों से मिलवा ही रहा था कि इतने में दूसरे कमरे से एक थका हुआ पुलिस वाला आया। शायद वो रात की शिफ्ट होने के कारण थका हुआ था। उसके चेहरे पर कई मारपीट के निशान भी थे। सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए प्लीज, उसने इंचार्ज से कहा। अच्छा, अगर तुम छुट्टी पर चले जाओगे तो नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग कौन करेगा? इंचार्ज ने गुस्से से जवाब दिया। जिसको भी जाना है वो जा सकता है। मैं तो ऐसे थक चुका हूँ कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर मुझे सुबह की शिफ्ट दे दीजिए। उस पुलिस वाले के चेहरे से उसकी थकान का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें शहर की नदी के पास पेट्रोलिंग करनी होती है। उस एरिया को पहले ही ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तुम छुट्टी ले लोगे तो तुम्हारी जगह कौन जाएगा? इंचार्ज का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी उसने बाकी लोगों से पूछा, तुम में से कौन इसकी नाइट शिफ्ट लेना चाहेगा? जल्दी जवाब दो। वहां पर खड़े 4 पुलिस वालों ने तो पहले ही ना कर दी। तभी छुट्टी मांगने वाले पुलिस वाले ने अपने चेहरे की चोट की तरफ इशारा किया और कहा, उन लोगों में अब कोई डर नहीं बचा है। उन्होंने पब्लिक प्लेस में एक पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया और वो रोज ऐसा ही करते हैं। कल रात पूरे समय उनकी ही कंप्लेंट्स आई थी। मैंने 1-2 केस सुलझाना चाहा और मेरी ये हालत हो गई। उन लोगों ने तो मुझे धमकी तक दे दी है कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। उन रईसों को लगता है कि वो पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर इंचार्ज ने पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है। तुम जानते ही हो ये जवान रईस जाते किस तरीके के होते हैं। उनको कितना भी समझा लो, उनको अपने नोटों की गर्मी के आगे कुछ नहीं दिखता। बस कुछ दिनों की और बात है, मैं डिपार्टमेंट से बात करके रात की शिफ्ट में और लोगों को तैनात करवा दूंगा। इससे तुम्हारा प्रेशर कम होगा। पुलिस वालों की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ही चोर हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। शहर के दिन के मिजाज और रात के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। क्या मैं इनकी जगह ले सकता हूँ? कबीर ने अचानक से कहा। ये सुनते ही चोट लगे पुलिस वाले की आंखें चमक उठी और वो खुशी से बोला, सर, अगर कोई मेरी जगह लेना चाहता है तो मुझे दिन की शिफ्ट में डाल दीजिए ना। नहीं, कबीर ने आज ही पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। वो अभी हमारे एरिया को अच्छे से नहीं जानता। मैं भी सिर्फ उसको ऑफिस का ही काम दूंगा। इंचार्ज ने बुलंद आवाज में कहा, सर, मुझे इतनी चोट लगी है कि मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है सर। सर, मुझे आज या कल ये काम तो करना ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर लूंगा। उस पुलिस वाले की बात सुनकर कबीर ने कहा। कबीर की बात सुनते ही घायल पुलिस वाला कबीर के पास आया और उसका कंधा थपथपाने लगा। तुम फिक्र मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें एक अच्छी जगह पर डिनर पर लेके जाऊंगा। इस बात पे कबीर ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उसने इंचार्ज से कहा, सर, मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ। मुझे रात में पेट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ और पुलिस वाले भी तो होंगे। ठीक है,
इंचार्ज अब और बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बाकी पुलिस वालों को कहा, कबीर अभी नया है और उसे बहुत सारी बातें नहीं पता, तो ये आप लोगों का काम है कि आप उसका ध्यान रखें। समझ गए? सबने इंचार्ज की बात में हामी भरते हुए सिर हिलाया। इस सब के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। कुछ रात की तैयारी में सोने चले गए और जिनको भूख लगी थी वो सब स्टेशन के पास की कैंटीन में खाने चले गए। कबीर सबसे दूर एक कोने में जाकर अपनी सिगरेट पीने लगा। तभी अचानक एक पुलिस वाला कबीर के पास आया और उससे बोला, मुझे एक बात बताओ, तुम सच में मंदबुद्धि हो या फिर नाटक कर रहे हो? हैं? दिल्ली एक ऐसा शहर है जो दिन में तुम्हें अच्छे लोग और अच्छा खाना दिखाएगा, लेकिन रात होते ही धीरे धीरे सबके असली रंग दिखने लग जाते हैं। इस शहर में रात को पुलिस का नहीं, रईसों का राज चलता है, रईसों का। शाह, तुम्हारे जैसा पागल आज तक नहीं देखा जो नाइट शिफ्ट अपनी खुशी से ज्वाइन कर रहा है। उस पुलिस वाले की बात सुनकर कबीर को लगा कि शायद नाइट शिफ्ट में कोई डरपोक इंसान नहीं चाहिए, इसीलिए वो उसे पहले ही डराकर उसकी बहादुरी की परीक्षा ले लेना चाहता था, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। कबीर ये सोच ही रहा था कि तभी वहां स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह आ गए और उन्होंने कबीर से कहा, अरे सुनो, तुम तो नाइट शिफ्ट ले रहे हो ना? कबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे से है। जाओ घर पर आराम करो, अच्छी नींद लेकर आना ताकि रात भर काम कर सको। मंजीत ने कबीर से कहा। स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह अब कबीर की इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और कबीर बिल्कुल निडर था। अगर कोई परेशानी आती है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वरना हम किस बात के पुलिस वाले? हर देश कानून के हिसाब से चलता है और कानून के ऊपर कौन हो सकता है? इसीलिए अपना काम कानून के दायरे में करना, और किसी भी इंसान से परेशानी हो तो तुम उसे अरेस्ट कर सकते हो। मंजीत सिंह ने धीरे से कहा। कबीर ने स्टेशन इंचार्ज की बात पूरे ध्यान से सुना और उसके बाद कहा, जरूर सर, मैं शाम में आता हूँ। इंचार्ज ने कबीर को हंसकर विदा किया। अब कबीर के पास पूरे दिन करने को कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने सोचा कि वो घर ही चला जाए। उसने मन ही मन घर जाकर एक्सरसाइज करने के बारे में भी सोच लिया था। अगर उसे MIB यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइनिंग चाहिए तो उसे अपनी ताकत वापस से बढ़ानी ही होगी, क्योंकि MIB ज्वाइन करने का उसके पास सिर्फ एक यही तरीका था। अपनी बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पर उतर ही रहा था कि उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखी। कोई और होता तो उसके मन में उस लड़की से बात करने की इच्छा जरूर होती, लेकिन कबीर उस तरीके का इंसान नहीं था। वो लड़की वहां किसी का इंतजार कर रही थी। कबीर ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए चाबियां निकाली। वो गेट खोलने ही वाला था कि वो लड़की चिल्लाई, तो तुम ही हो वो शख्स जिसकी वजह से मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है? कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। आप मुझसे बात कर रही हैं? लड़की ने गुस्से से कहा। तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन है? उतनी देर में वहां बिल्डिंग का मैनेजर भी पहुंच गया। वो लड़की मैनेजर को देखकर और बहस करने लगी। उस लड़की ने एक सफेद शर्ट और उसके साथ नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वो देखने में काफी कोमल और नाजुक सी दिख रही थी। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि उस कोमल सी लड़की ने कबीर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर कबीर चौंक गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी पतली और कोमल लड़की भी उस जैसे 6 फीट के आदमी को जमीन पर गिरा सकती है। जमीन पर पड़े पड़े ही कबीर ने सोचा कि अभी उसके लिए नीचे पड़े रहना ही सही है। उस लड़की ने जिस तरह से कबीर को जमीन पर गिराया था वो बस पुलिस या आर्मी के लोग ही कर सकते थे। कबीर को अचानक ऐसा लगा कि शायद ये लड़की भी उसी की तरह आर्मी या पुलिस से है। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की नीचे झुकी और कबीर को सुनाने लगी। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे बेघर किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों से कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें पता है दिल्ली में इस टाइम एक लड़की के लिए एक सेफ जगह पर घर ढूंढना कितना मुश्किल है?
मैं यहाँ पर तुमसे पहले से रह रही हूँ। अगर कोई भी यहाँ से जाएगा तो वो सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे घर के सामने धरने पर बैठ जाऊंगी। अगर चैन से रहना चाहते हो तो कहीं और घर ढूंढो, समझे? उसकी बात सुनकर कबीर ठहाके लगाकर हंसने लगा। मैंने कौन सा जोक मारा है जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? हाँ? उस लड़की ने गुस्से से पूछा। इतना सुनते ही कबीर ने अचानक उस लड़की को पटकने के लिहाज से एक जोर की ताकत लगाई। उसने सोचा कि आखिर पुलिस वालों को उनके ही अंदाज में जवाब देना चाहिए। कबीर के इस अचानक हमले से वो लड़की घबरा गई और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ गई और धड़ाम से गिर गई। कबीर ने पूरी कोशिश की थी कि उसे ज्यादा चोट ना पहुंचे, क्योंकि अगर कबीर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता तो वो लड़की जमीन पर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती। कबीर ने अपनी शर्ट को झाड़ते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा हेलो बोलने का स्टाइल है तो मैं भी ऐसे ही हेलो बोलूंगा। ये बोलकर वो अपने घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो अपना दरवाजा बंद करने लगा कि वो लड़की अचानक से दरवाजे के बीच में आकर खड़ी हो गई। मैं यहाँ रहने आया हूँ, तुमसे या किसी और से लड़ने नहीं, समझी तुम? तुम्हें कोई परेशानी है तो मैनेजमेंट के पास जाओ। अपने सामने यूं उस लड़की को देखकर कबीर ने उससे कहा, लेकिन इस समय दिल्ली में मुझे कोई घर नहीं देगा। तुम्हें नहीं पता क्या, एक लड़की ऐसे ही किसी भी घर में नहीं जाके रह सकती। और वैसे भी मैंने इस जगह पे पूरे महीने के पैसे दिए, ऐसे कैसे चली जाऊं? देखो ये तो गलत है, उस लड़की ने कबीर से कहा। उसका टोन अब हल्का सा चेंज हो गया था। जहां तक मुझे पता है यहाँ के मैनेजमेंट ने तुम्हें 2 गुना रेंट वापस किया है, वो काफी नहीं है क्या? कबीर ने उससे पूछा। अरे यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से मत भेजो। इस समय मुझे कोई भी घर नहीं देगा और ये जगह मेरे ऑफिस से बहुत पास है। मैं इतने कम टाइम में कहाँ ढूंढूंगी घर? वैसे एक बात बताओ, तुम पागल वागल हो क्या? इस फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं और तुम्हें चारों फ्लैट चाहिए। तुम अकेले रह के इतने बड़े घर में क्या करोगे? अच्छा सुनो, एक काम करो, मुझे एक कमरा दे दो, मैं तुम्हें उसका रेंट दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से प्लीज जाओ, बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो, कबीर ने उस लड़की से कहा। ये सुनते ही उस लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर ली थीं। तुम कैसे आदमी हो यार? कोई और होता तो मेरे से बात करने के लिए भी मर रहा होता, और तुम्हें देखो, क्या दिक्कत क्या है मेरे साथ रूम शेयर करने में तुम्हें? मैं तुम्हें रेंट भी दे रही हूँ, तुम बोलो तो डबल दे दूंगी। कोई और होता ना तो वो मुझे फ्री में भी कमरा दे देता। वो लड़की बोल ही रही थी कि तभी कबीर ने उसके मुंह पर गेट बंद करते हुए कहा, तुम एक काम करो, तुम किसी और के पास ही रहने के लिए चली जाओ। वो लड़की डर कर गेट के पीछे हट गई और गेट बंद होने पर गेट के दूसरी तरफ से चिल्लाकर बोली, मैं अकेली लड़की हूँ, अपने घर से इतना दूर यहाँ अकेले ही रह रही हूँ। मैं शहर में नहीं हूँ, इसलिए ना तो मेरा यहाँ कोई दोस्त है और ना ही कोई जानने वाला। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं पुलिस में हूँ? तुम्हें पता है कितने खतरनाक केसेस मिलते हैं मुझे आजकल? मेरे पास टाइम नहीं है घर ढूंढने का। अगर मैं घर ढूंढने में टाइम वेस्ट करूंगी तो शहर को सेफ कौन रखेगा? ये सुनते ही कबीर ने दरवाजा खोला और कहा, अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाओ। उसकी बात सुनकर लड़की गुस्से में बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। और इतना कहने के बाद उसने अपना आईडी कार्ड कबीर को दिखाया। आईडी कार्ड देखने के बाद कबीर ने उस लड़की से पूछा, तुम मुझे जानती नहीं हो लेकिन तब भी मेरे साथ रहना चाहती हो, एक अजनबी के साथ? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लड़की भी इतनी बेवकूफ नहीं थी जितनी कि वो खुद को दिखा रही थी। उसने कबीर से कहा, मैंने तुम्हें अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाया ना, अब तुम बेवकूफ तो नहीं दिखते जो एक पुलिस वाले से पंगा लो। और वैसे भी हम कमरा थोड़ी शेयर कर रहे हैं, हम तो फ्लोर शेयर कर रहे हैं बस, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं दूसरा घर तभी ढूंढ सकती हूँ जब मेरे पास कम केसेस हों। आओ अंदर। कबीर ने दरवाजा खोलते हुए कहा तो वो लड़की झट से अंदर आ गई और उसने कहा, तो तुम मेरी सुंदरता के सामने हार ही गए ना? तभी कबीर ने देखा कि वो अंदर तो आ गई थी लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? कबीर ने हंसते हुए पूछा। क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए?
लड़की ने जवाब के बदले में उल्टा सवाल कर दिया। फिर कबीर ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। प्रियंका सारण। और तुम? कबीर शेखावत। अच्छा, अगर तुम डर नहीं रही हो तो गेट क्यों नहीं बंद कर रही हो? प्रियंका ने कबीर की नजर को परख लिया था। वो अब तक समझ चुकी थी कि कबीर बाकी आदमियों के जैसा नहीं था, वो अलग था। दरवाजे की तरफ जाकर प्रियंका ने दरवाजे को बंद कर दिया और कबीर को देखने लगी। मैं पुलिस वाली हूँ, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? कर दिया गेट बंद। ठीक है, तुम रह सकती हो यहाँ। कोई भी कमरा चुन लो और तुम्हें रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कबीर ने प्रियंका से कहा। शर्त? कैसी शर्त? प्रियंका ने पूछा। तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। कबीर के पास अपनी ट्रेनिंग और नाइट शिफ्ट के बाद घर साफ करने का वक्त नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगा लिए जाएं।